आज का जो हमारा ये पार्ट है भाई, ये पार्ट 2 रहने वाला है। और ये पार्ट जो है रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर, आप लोगों का क्षेत्रीय आकांक्षा जो चैप्टर है उसका भाग 2 है। इस भाग 2 में हम पूर्व उत्तर से शुरू करेंगे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट के एमसीक्यूज बन सकते हैं, 2 मार्क्स के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, या 4 मार्क्स के, और आपके 6 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। अब तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा 7 सिस्टर्स से, 7 बहनें किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्व के यानी नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, इन्हें ही 7 बहनें कहा जाता है। अगर आप मैप में इनको देखना चाहो तो आप मैप में भी से देख सकते हो। ये रहा कौन कौन से, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे आपका असम, तीसरे नंबर पे आपका नागालैंड, चौथे नंबर पे आप सभी का मणिपुर, 5वें नंबर पे आप सभी का मिजोरम, छठे नंबर पे आपका त्रिपुरा, और 7वें नंबर पे आपका मेघालय। सिक्किम जो है, देखो सिक्किम जो है ये आपका अलग है, ठीक है, ये जो रीजन है ये अलग है। 7 सिस्टर के अंदर हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये 7 राज्य यहाँ के, मैंने 1 से लेकर 7 तक मैपिंग कर दी, आप अपने इसके अंदर देख लोगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो 7 राज्यों का नाम पूछेगा कौन कौन से राज्य हैं। दूसरी बात आपको इस जगह पर याद रखना है कि ये 22 किलोमीटर जो ये सिक्किम के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, ये हमें पूरे इस रीजन से जोड़ता है, इस पूरे क्षेत्र से जोड़ता है। इसके साथ साथ अब यहाँ से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेट कब बना। याद रखना आप सभी को, पेपर में बहुत बार आता है। तो नागालैंड जो है कब स्टेट बना, नागालैंड कब राज्य बना, तो 1963 में राज्य बना। इंपॉर्टेंट है, आपसे मैप में क्वेश्चन आ सकता है 1963 में पूर्वोत्तर में बना एक राज्य कौन सा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में हाँ, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 राज्य एक साथ बने हैं 1972 में। याद रखना आप सभी को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया। कौन कौन सा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो 1987 में अलग राज्य का दर्जा मिला। आप सभी को याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में अब अगली बात करें, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर रही है कि ये एक पर्वतीय इलाका है। दूसरी बात, इनकी जो जनजातियां हैं वो बहुत ज्यादा है, जनजातियों में बटा हुआ है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा बाहरी लोगों की घुसपैठ हुई है, बाहरी लोगों का इन्होंने क्या किया है, स्पेशली विरोध किया है। बाहरी लोग वहां पर आकर बसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर अलगाव की मांग स्टार्ट हो गई, अलगाववादी आंदोलन। उनका कल्चर जो है वो वायलेट हो रहा है। आपने एक फिल्म देखी होगी, आया होगा, भेड़िया फिल्म है, भेड़िया। उस मूवी को अगर आप देखोगे तो उनका, उस मूवी में भी एक चीज दिखाई गया है कि उनको उनके लाइफ के हिसाब से जैसे वो जीते आए उनको जीने दो। अगर आप उनके साथ छेड़छाड़ करोगे तो वहां के लोग खिलाफ हो जाते हैं, और ऐसा हुआ ही है। जो नॉर्थ ईस्ट में अधिकतर लोग जो है बाहरी लोग आ रहे हैं, बाहरी लोगों के आने की वजह से बहुत सारी चीजें बदलाव हो गई है वहां पर, जिसकी वजह से वहां के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि वो डिमांड कर रहे हैं। देखो आजादी के वक्त अगर मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दे तो पूरा का पूरा इलाका कौन सा कहलाता था, असम कहलाता था। आपको मैंने बताया था कि ये जो मणिपुर है, इस मणिपुर को भी असम में एक स्वायत्त प्रदेश बना दिया गया था। तो आप कह सकते हो कि त्रिपुरा अलग रहा है, बाकी सारा का सारा रीजन जो था ये सारा का सारा पहले असम ही कहलाता था। लेकिन क्या हुआ, अब असम की सरकार के द्वारा उस क्षेत्र में असमी भाषा को थोपा जा रहा था। अब ऐसे बहुत सारे लोग जैसे नागालैंड के हैं, आपने देखा मेघालय के हैं, आपने कहा कि मिजोरम के हैं, ठीक है भाई, त्रिपुरा के हैं। त्रिपुरा तो खैर अलग ही स्टेट है। तो ये जितने स्टेट रह गए अलग अलग, इन सभी स्टेट में ऐसे लोग थे जो असमी भाषा नहीं बोलते थे। वहां की सरकार जो है वो पूरे क्षेत्र में असमी भाषा को लादना चाहती थी, और जनता इसी बात के खिलाफ पहले हो गई वहां पर कि असमी हम भाषा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। और बड़ी जनजातीय समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे। जो बड़ी बड़ी जनजातीय समुदाय के नेता थे, इन लोगों ने ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन बना लिया। आपसे पेपर में पूछा जाता है ईस्टर्न यानी EITU, अगर आपसे पेपर में पूछे इसका नाम पूरा बताओ तो ईस्टर्न इंडियन ट्रिब्यूनल है ना, या ट्राइबल यूनियन ये है। और ये बेसिकली एक और 1960 में एक और पार्टी बन गई थी, इसका नाम था ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस, APHC। ये नाम आ जाए आपके पेपर में तो भी आप याद रखेंगे कि भाई APHC का मतलब क्या है, ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस। इसमें बदल गया ये। अब धीरे धीरे जो अलग अलग जनजातियां थी असम में जो रह रही थी, अब वो इस बात के खिलाफ हो गई कि भाई असम के अंदर केवल ऐसा नहीं होगा कि असमी भाषा ही बोलने वाले
प्रशासनिक विभाग चलाए जाएंगे उसी भाषा में। जैसे आपने देखा कि साउथ में भी द्रविड़ भाषा आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था द्रविड़ भाषा आंदोलन? क्योंकि वो हिंदू भाषा के खिलाफ थे। और जो असम के अंदर जो लोग स्वायत्ता की डिमांड कर रहे थे, उनका कहना था कि जो असमी भाषा लादी जा रही है इसके खिलाफ है। और कुछ नेता तो ऐसे थे, वो कहते थे कि नहीं, हमें तो अलग ही स्टेट बनाओ, हमें अलग ही करो। आई बात समझ में? ऐसे ही क्या किया गया भाई, 3 फेजेस में वहां पर स्टेट्स अलग बनाए गए। सबसे पहले 1967 में, 67 में कि 63 में, 1967 में कि 63 में, पहले कौन अलग हुआ? पहले आप देखोगे इसमें 63 में नागालैंड अलग हुआ। इसके बाद में फिर और 3 स्टेट, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये एक अलग सेपरेट राज्य बन गए। और इसके बाद में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये फिर अलग बने गए। इन 3 फेज में यहाँ पर राज्यों को पुनर्गठित किया गया। आगे भाई बात समझ में? अब भाई अलगाववादी आंदोलन क्यों हो रहे थे? अब इनको अलग राज्य बना भी दिया ना, उसके बाद भी आंदोलन वहां पर हो रहे थे। तो जैसे आपने देखा कि 1972 में आंदोलन हुआ, और 1972 में क्या किया गया? त्रिपुरा अलग, मेघालय अलग, मिजोरम अलग, उसको अलग बना दिया। अब यहाँ पर लेकिन फिर भी आंदोलन थमा नहीं। आंदोलन क्यों नहीं थमा? क्योंकि जो बाहरी विदेशी घुसपैठ हो रहा था ना, उससे यहाँ की पब्लिक और भी परेशान थी। उनका कहना था कि हमारे संसाधनों को काफी तेजी से हड़पा जा रहा है और हम कम संख्या में होते जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों ने क्या किया, इनके लोगों ने कहा कि भैया जो बाहरी लोग घुसपैठ कर रहे हैं उन पर क्या करो, रोक लगाओ। आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई? तो अलगाववादी आंदोलन देखोगे दो तरीके से होगा। एक होगा आप सभी का मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा आपको पढ़ना है, और दूसरा आपको किसके बारे में पढ़ना है? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? आसू के बारे में पढ़ना है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। आई मेरी बात समझ में? देखो इसके अंदर एक चीज हो रहा है, 1972 में कुछ आंदोलन हुए, जैसे असम के बोडो लोगों ने आंदोलन किया, करबी ने किया, दिमसा में किया। ये समुदाय के नाम है, कम्युनिटी के नाम है, जो वहां के समुदाय अपनी पहचान को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अरे भाई बात समझ में? देखो क्या है कि भाई मिजोरम जो है, मिजोरम में आंदोलन बहुत ज्यादा हुए। स्टार्टिंग में मिजोरम को क्या किया गया था कि स्वायत्त प्रदेश असम के भीतर ही बना दिया गया था। मिजोरम को एक स्वायत्त प्रदेश का मतलब है एक इसको स्पेशल अधिकार दे दिया, और उसको क्या कह दिया? प्रिविलेज दे दिया, और उसको कह दिया कि भाई आपको स्वायत्त प्रदेश बना दिया जाता है। और ब्रिटिश इंडिया, वो मिजोरम के लोगों का कहना था कि हम कभी भी, हम पर जो है ब्रिटिश इंडिया ने राज ही नहीं किया, तो हम कैसे ब्रिटिश इंडिया के, हम इंडिया के अंदर आ जाएंगे। तो जो मिजो पर्वत के आसपास के इलाके जो लोग थे, देखो ध्यान रखना ये मिजो उनकी जाति का नाम है, और उन जाति के आसपास जो पर्वत थे उनका भी नाम क्या रख दिया? मिजो पर्वत। तो जो मिजो पर्वत के आसपास लोग रहते थे, उन लोगों ने देखा कि हमें जबरदस्ती असम के साथ ही जोड़ दिया गया था पहले, लेकिन जब अकाल पड़ा ना, तो असम की सरकार ने ना इन मिजो लोगों की कोई भी मदद नहीं करी। अब जिसकी वजह से भाई मिजोरम के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, कह रहे कि हम क्यों रहे आपके साथ, जब अकाल के टाइम पे भी आप हमारे लिए प्रबंध नहीं करोगे तो हम क्यों रहे। तो वहां पर आंदोलन शुरू हो गया, जनता भी उस आंदोलन को सपोर्ट करने लगी, और इस मिजोरम में हुए जो आंदोलन था इसकी अगुवाई लाल डेंगा ने करी थी। इसे मिजो नेशनल फ्रंट का नेता बना लिया गया। आपसे कई बार पूछा जाता है MNF, इसका पूरा नाम बताओ? मिजो नेशनल फ्रंट, MNF, ध्यान रखना आप सभी को। और भाई 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आजादी की मांग करते हुए सैनिक आंदोलन शुरू कर दिया। इसी बीच में भारत सरकार से और मिजोरम के विद्रोही के बीच में 2 दशक तक लड़ाई चली, गुरिल्ला वॉर चला। गुरिल्ला लड़ाई का मतलब होता है छुप छुप के वॉर होता है। और पाकिस्तान की जो सरकार थी वो भी उसको क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी। पाकिस्तान तो शुरू से ही भारत सरकार का या भारत के लोगों का क्या चाहती है? अंत चाहती है, या चाहती है कि ऐसे मर खप जाए और हम पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लें। इस जगह पर एयर स्ट्राइक भी की गई हमारी सेना के द्वारा, उसमें भी आम लोगों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, स्थानीय लोगों को, और गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। दोनों पक्षों पे हानि उठी। और आगे चलकर हम देखते हैं कि भाई फिर जब लड़ाई झगड़े से आंदोलन को दबाया ना जा सका, तो भारत सरकार को ये बात समझ में आ जाती है कि इस मुद्दे को अब हमें बातचीत से सुलझानी पड़ेगी। क्योंकि इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म हो रहा था, हमारी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही थी कि लोग मर रहे हैं, है ना। राजीव गांधी और जो है लाल डेंगा के बीच में शांति समझौता हुआ। इस समझौते के तहत जो है मिजोरम को एक अलग राज्य बना दिया, पूर्ण राज्य, और उसे कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट ने भी अपना जो आंदोलन का रहा था वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और वहां का मुख्यमंत्री किसको बना दिया गया? लाल डेंगा को।
मिजोरम का जो इतिहास रहा है वो अभी तक निर्णायक रहा है, उसके बाद से अभी तक जो है सबसे शांतिपूर्ण राज्यों में से एक है मिजोरम। ठीक है भाई, आपसे बहुत बार क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नागालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह ही है, बस यहाँ के नेता का नाम याद रखना है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो नागालैंड के लोग हैं वो लोग भी आंदोलन इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां पर यहाँ के जो लोग थे इसलिए आंदोलन कर रहे थे, यहाँ के भी मिजोरम के, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी स्वायत्ता चाहिए थी। असम की सरकार क्या कर रही थी, सब पे अपनी भाषा थोपने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ का जो नेता था, इसके नेता का नाम याद रखना है आपको, अंगमी जापू फिजो, फिजो करके बहुत ज्यादा फेमस है ये। अंगमी जापू फिजो जो है, इसके नेतृत्व में नागा आंदोलन हुआ और एक तबके ने 1951 में भारत को 1951 में अपने को भारत से आजाद घोषित कर दिया। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं नागालैंड के जो कहते हैं हम तो भारत में शामिल ही नहीं है। और देखो मिजोरम के जो लोग हैं वो तो मान गए, शांति प्रिय आंदोलन मतलब जो आंदोलन हुआ उसका शांत है जब से, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ के लोग शांत नहीं है। और जितने भी इनसे बात करने की हम कोशिश भी करते हैं ना, सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए जाते हैं। अब आप बोलोगे, आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या मिजोरम हमारे साथ तो है, लेकिन नागालैंड जो हमारे साथ है या नहीं है? तो नागालैंड हमारे साथ वर्तमान समय में देखें तो वो बिल्कुल भी हमारी सरकार की कोई बात नहीं मानते। वहां के लोग, वहां के लोगों ने अपनी खुद का क्या बना रखा है, ग्रुप्स बना रखा है, समुदाय बना रखा है, उसी समुदाय के अकॉर्डिंग वो अपनी चीजों को चेंज एक्सचेंज करते हैं। बाकी भारत सरकार के नियम से उनको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग तो भारत के नियमों को भी वहां पर मानते नहीं। कभी आपने कभी टीवी में कभी कोई न्यूज भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि सरकार कभी इन सब बातों को कभी लीक होने नहीं देती जल्दी। इसके साथ साथ देखो भाई, अब बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन होगा असम में। ठीक है भाई, बाहरी लोगों के खिलाफ, क्योंकि बाहरी लोग आ रहे हैं तेजी से और इनके क्षेत्रों पे क्या करते जा रहे हैं, कब्जाते जा रहे हैं। और इनके क्षेत्रों में कब्जाने की वजह से संसाधन की दिक्कत हो रही है इनको। हाँ, और ये माइनॉरिटीज बनते आ रहे हैं, अल्पसंख्यक बनते आ रहे हैं, इसीलिए इनको लग रहा है कि हमारे क्षेत्र से हमारा प्रभाव जो है वो निकलता जा रहा है। इसीलिए भाई जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बाहर से आए लोगों को विदेशी माना और उनके खिलाफ जमीन हथियाने के आरोप लगाए और हिंसक घटनाएं वहां पर बढ़ जाती है। देखो 1979 से 1985 तक असम में बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन शुरू रहा। और बेसिकली ये जो असमी लोग थे उनका कहना था कि ये जो बाहरी लोग हैं ये बांग्लादेशी मुस्लिम है जो असम में आकर क्या हो चुके हैं, बस गए। लोगों के मन में ये भावना थी कि भाई अब भाई हम जो है यहाँ पर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ के लोगों की बेसिकली डिमांड थी ऐसे लोगों की पहचान की जाए और उन्हें वापस उनके देश में भेजा जाए। बस सिंपल सा इनका ये था। नहीं तो आने वाले टाइम पे असम की जनता खुद ही क्या हो जाएगी, अल्पसंख्यक हो जाएगी। कुछ आर्थिक मसले भी थे, जैसे तेल, चाय, कोयला, इन सब प्राकृतिक संसाधनों पर व्यापक गरीबी थी। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, असम के जो लोग थे, मान के चलो चाय की उसमें काम करते थे, तो एक दिन में उनको 100 रुपए मिल रहे, मान लो, एक मान ले रहे हैं हम। तो जो बांग्लादेशी आए उन्होंने काम 70 में भी कर देंगे काम। अब सीधी सी बात है, जो मालिक होगा तो किससे काम कराएगा, 100 वाले से कराएगा कि 70 वाले से? 70 वाले से कराएगा, क्योंकि उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में असमी लोगों को खतरा लगने लगा, उनको लगने लगा उनके रोजगार छिनने लगेंगे और साथ ही साथ में उनको उनकी पहचान भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी क्योंकि संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी उनकी। और देखो असम के प्राकृतिक संसाधन भी बाहर भेजे जा रहे थे, असम के लोगों को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, आसू यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये कब बना? 1979 में बना और विदेशियों के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। आसू क्या है? एक छात्र संगठन था। इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था, याद रखना सभी को। आंसू आंदोलन अप्रवासी जो बांग्लादेशी मुस्लिम थे ऐसे लोगों के खिलाफ थे जिन्होंने लाखों लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया था और बिल्कुल उसके खिलाफ थे। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? देखो हमारी सरकार भी कितनी हरामी थी। वो क्या करती थी, वो केवल इतना देखती थी कि सरकार ने, जो सरकार है वो, उनको वोट मिले। सरकारी देखती थी कि हमको वोट मिले, चाहे कौन पब्लिक दे रही कौन नहीं। जो बाहरी लोग हैं उनका भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कर दिया, है ना। और इसीलिए भाई अब वहां के जो स्थानीय एक्चुअल में जो लोग रहे थे उनको दिक्कतें हो रही थी इन सब चीजों की, संसाधनों की और चीजों की। इस वजह से वहां पर काफी त्रासदीपूर्ण घटना रही, होती रही, हिंसक आंदोलन हुए। भाई रेलगाड़ी की आवाजाही बंद कर दी गई। पहले ध्यान रखना है, बरौनी है बिहार में और असम में नाम है डिगबोई नाम की जगह, वहां से पेट्रोल जो है असम से बिहार के बरौनी आता था। इन्होंने पेट्रोल आना जाना भी बंद कर दिया। अगली बात समझ में। और बहुत ज्यादा वहां की जनता जो थी वो उसे पब्लिकली सपोर्ट कर रही थी वहां पर।
आई बात समझ में? 7 साल की अस्थिरता के बाद में भाई राजीव गांधी ने, है ना, लगभग 6 साल की अस्थिरता के बाद में जो राजीव गांधी है वहां पर उन्होंने आसू के नेताओं से बातचीत करना शुरू करी और 1985 में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ये कहा कि भाई बांग्लादेश के युद्ध के बाद जितने भी असमी लोग असम में, सॉरी, जो बांग्लादेशी लोग हैं जो असम में आके बसे हैं, उनको वहां से क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। बदले में इन्हें अपना आंदोलन खत्म करना पड़ेगा। इन्होंने अपना आंदोलन तो खत्म कर दिया, परंतु आज भी जो असम के लोग हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया कि जो लोग युद्ध के बाद भी आकर बच गए हो तो उन्हें वापस कर दिया, ऐसा नहीं कर पाए। आंसू जो है उसको कामयाब रहा, उसने आंदोलन को मनवाने में कि अब सरकार ने कम से कम इतना कर दिया है कि अब बाहर से कोई घुसपैठ नहीं हो पाती। अभी सरकार ने वहां पर कर दिया है। आंसू भाई जब आंसू बना क्यों था, उस आंदोलन को करने के लिए, लेकिन आंदोलन खत्म हो गया तो आंसू क्या करेगा। आंसू ने क्या कर लिया कि भाई असम गण संग्राम परिषद से हाथ मिलाकर अपने आप को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी बना लिया और इसका क्या नाम रख दिया गया, असम गण परिषद। याद रखना है, इसने किस राजनीतिक संगठन से हाथ मिलाया, असम गण संग्राम परिषद से। अब इसमें नाम में संग्राम हट जाएगा, असम गण परिषद नाम रह जाएगा। आगे बात समझ में भाई। और बेसिकली ये जो समझौता हुआ था 1985 में, इसके बाद में एक आ गया था कि असम को एक स्वर्णिम असम बनाया जाएगा, पहले की तरह एक अच्छा असम बनाया जाएगा, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। मैं आप लोगों को मैंने बता दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार और भी बनता है, देखो सिक्किम के बारे में, सिक्किम का विलय कैसे हुआ, और एक और आपको पढ़ना है ऐसे ही इसी तरीके से गोवा की मुक्ति आंदोलन। तो ये दोनों आंदोलन जो है आप इसको क्या करोगे, घर से पढ़ोगे। अभी पढ़ा देता हूँ, चलो अभी बता देता हूँ। गोवा के बारे में पहले बताता हूँ, फिर आपको मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। तो याद रखना है, भारत जो है वो 1947 में आजाद हो गया था, अंग्रेजों से शासन मुक्त हो गया था। लेकिन जो दमन द्वीप और गोवा जो है, यहाँ पर अंग्रेजी शासन, आपको पता है पुर्तगाली यानी पोर्चुगीज थे, वो वहां पर छोड़कर नहीं गए थे। और पुर्तगालियों के हाथ में अगर हम देखें, गोवा दमन द्वीप जो है ये 16वीं सदी से ही था। याद रखना है आप सभी को। लंबे शासन काल के बाद में गोवा की जनता का उन्होंने काफी ज्यादा दमन किया। गोवा की जो जनता थी वो भी चाहती थी कि हम भारतीय संघ के साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि अंग्रेज जो थे उनके ऊपर अत्याचार वहां पर करते थे। याद रखना आप सभी को। तो वहां के पहली बात तो जो गोवा के जो लोग थे वहां पर खुद ही उन्होंने सपोर्ट किया किस चीज का, कि भाई भारत सरकार हमारी क्या करे, मदद करे। हम नहीं चाहते हमारे पर पुर्तगालियों का क्या हो, शासन हो। अरे बात समझ में। तो उन्होंने ये अपनी नजदीकी भारत सरकार से कैसे बुलाई, महाराष्ट्र के थ्रू। महाराष्ट्र यानी आप सबको पता है उसके पड़ोस में, ये गोवा के जस्ट बगल में ही है। तो महाराष्ट्र ने इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई, या कह सकते हो कि उसमें मुख्य भूमिका निभाई। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में क्या करी, अपनी सेना भेजी। 2 दिन की सैनिक कार्रवाई हुई और उसके बाद में क्या किया, गोवा को छुड़ा लिया गया। अब से पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने गोवा के मुक्ति आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई, तो महाराष्ट्र है। और कितने दिन तक सैनिक संघर्ष हुआ, 2 दिन तक। और उसके बाद में क्या कर लिया गया भारत सेना के द्वारा, दमन द्वीप और गोवा को आजाद कर लिया गया। दमन द्वीप आपको पता है यूनियन टेरिटरीज है, संघ शासित प्रदेश है, और गोवा जो है सबसे छोटा राज्य जो है वर्तमान समय में है आप सभी का। जो दमन और द्वीप ऐसे तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और गोवा को स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया गया है, याद रखना है। तो आपसे पेपर में पूछा जाए कि गोवा को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया, याद रखना आप सभी को। तो ये पूरी तरीके से भारतीय संघ का एक राज्य जो है 1987 में बना। अब बोलोगे भाई क्या हुआ, जब 1961 में इसे आजाद करवा लिया तो इसे उस समय तक यूनियन यानी केंद्र सरकार के अंडर में रखा गया। आपको पता है दमन द्वीप और गोवा अलग अलग प्रदेश नहीं बात हो रही, पहले स्टार्टिंग में एक साथ ही बात हो रही है। तो पहले एक साथ ही थे, आप कह सकते हो कि दमन और द्वीप के साथ ही गोवा का जो शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी। 1967 में गोवा की पब्लिक से खुद ही पूछा गया कि आप महाराष्ट्र में शामिल होंगे कि अलग राज्य बनना चाहते हैं। तो वहां के लोगों ने क्या कहा कि भाई अलग होना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कर दिया, एक अलग प्रदेश बना दिया गया। वहां की जनता से ही पूछा गया था कि आप इसके साथ रहना चाहते हो, तो आप वो फिर कुछ संवैधानिक प्रक्रिया हुई। उन संवैधानिक प्रक्रिया के बाद में गोवा को भी भारतीय संघ में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। ठीक है भाई। अब सिक्किम के बारे में रह रहा है। देखो क्षेत्रीय आकांक्षा जो है इसके सबक है, 4 सबक है, पेपर में आता है।
पहला और बुनियादी सबक क्या है कि भाई क्षेत्रीय आकांक्षा लोकतंत्र की राजनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि आप सबको पता है लोकतंत्र में लोगों को विचार अभिव्यक्ति की आजादी होती है, तो हर कोई अपने विचारों को रख सकता है। अगर कोई राज्य, कोई पर्टिकुलर पब्लिक को चाहती है कि उस राज्य से अलग होकर दूसरे राज्य में शामिल हो जाए, तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कोई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के अंदर अगर हम देखें तो बहुत बार आंदोलन हुए हैं इस क्षेत्रीय आकांक्षा के कारण, तो ऐसा नहीं कि केवल भारत में हुए हैं, ऐसा बहुत से देशों में, जैसे एक एग्जांपल ब्रिटेन का आया हुआ है। तो ब्रिटेन में बताया गया जैसे स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ये सारी की सारी क्षेत्रीय आकांक्षा उभरी है, वहां पर भी ऐसे आंदोलन हुए हैं और पूरे के पूरे ब्रिटेन को 3 भागों में ऐसे बांटा गया है। स्पेन में भी बास्क लोगों ने आंदोलन किया है, श्रीलंका में तमिलों ने भी अलगाववादी मांग करी है। देखो, जिस भी देश के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं तो वहां पर अलगाववादी आंदोलन है, स्वाभाविक सी बात है, और ये लोकतंत्र का हिस्सा है। हम इसे चाहकर भी हम सोचेंगे कि जनता से छीन ले, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा सबक हमें यह पता चलता है कि क्षेत्रीय आकांक्षा को दबाने की जगह उनसे लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करने का तरीका अच्छा होता है। जैसे आपने मिजोरम का तरीका देखा, पहले वहां पर एयर स्ट्राइक भी हुई, हमला भी हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, बातचीत से मुद्दा सुलझा। और असम स्टूडेंट यूनियन के साथ भी आपने ऐसे ही देखा, बातचीत से जो है मुद्दा क्या होता है, सुलझता है। और यही चीज पंजाब में भी हुआ 80 के दशक में, जब हरचंद सिंह लोंगेवाल पंजाब में, फिर बाद में शांति कैसे हुई, हरचंद सिंह लोंगेवाल और राजीव गांधी के बीच में समझौता हुआ था ना, तभी तो उसके बाद शांति हो पाई। तो पहले कई हिंसा का चक्कर भी हुआ, लेकिन अंत में शांति कैसे हुई, हरचंद सिंह लोंगेवाल का जब समझौता हुआ था उसके बाद से ही हुआ था। हरचंद सिंह लोंगेवाल जो है उसने राजीव गांधी से समझौता किया, और इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, और उससे पहले जो था, जो तारा सिंह था, वो लोग थे थोड़े से जो अग्रेसिव थे, जिन्होंने काफी ज्यादा, तारा सिंह हो गया, और भी कुछ नेता थे जिन्होंने काफी ज्यादा आंदोलन। इसके बाद में तीसरा सबक क्या मिलता है, सत्ता की साझेदारी का महत्व को समझना सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचे से खड़ा कर लेने से ही काफी नहीं होता। यानी अगर हम कहते हैं कि भाई सत्ता में सबकी भूमिका है, पब्लिक की भी भूमिका है, तो केवल लोकतंत्र आप अपने देश में ले आओगे तो इससे नहीं होता। जनता एक्चुअल में क्या चाहती है, जनता की मांगे भी हमें देखनी पड़ती है। अगर सरकार बड़े पैमाने पर उनकी मांगों को नजरअंदाज करती है तो जनता के पास में आंदोलन के अलावा और कोई सबक बचता ही नहीं है, और कोई रास्ता बचता ही नहीं। तो ऐसे मसले जो शांतिपूर्ण रूप से निपटाए जा सकते हैं, उस पर जनता की राय भी हमको लेनी चाहिए। और चौथी बात क्या है कि आर्थिक विकास जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर जहां पर भी असमानता हुई तो पिछड़ी क्षेत्र के या पिछड़ी जाति के जो लोग होते हैं वो आंदोलन का रास्ता ही अपनाते हैं। किसी एक ही स्टेट में हम बहुत डेवलपमेंट करेंगे, बाकी जगह नहीं करेंगे, तो बाकी जगह जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो उस जगह पर भी आंदोलन जो होने लगेंगे। तो ये सारे के सारे सबक है, आपको याद करके जाना है।